ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1919, भारत शासन अधिनियम 1919। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था और क्रमिक रूप में ब्रिटिश सरकार ने 1919 में ही भारत शासन अधिनियम बनाया गया, जो कि 1921 से लागू हुआ। इस कानून को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू उस समय भारत के राज्य सचिव थे, जबकि चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। आइए अब हम इस कानून की जो एक्ट की जो विशेषताएं हैं उन्हें समझने का प्रयास करते हैं। पहले हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि इस एक्ट को लाने के पीछे अंग्रेजों का क्या कारण रहा है। 1909 के अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया और इस व्यवस्था से अंग्रेजों के प्रति जो भारतीयों में असंतोष का भाव प्रकट हुआ। दूसरा, जब प्रथम विश्व युद्ध था उसमें भारतीयों ने पूरे अंतर्मन के साथ अंग्रेजों का सहयोग दिया, लेकिन उसके ये सोच करके सहयोग दिया कि आगे जाकर के अंग्रेज भारतीयों का अच्छा करेंगे, लेकिन जब वांछित परिणाम नहीं मिला तो भारत में राष्ट्रवाद की भावना प्रबल रूप से बढ़ी। तो अंग्रेजों को इसकी चिंता हुई कि आगे जाके यह अंग्रेजों के लिए एक मुसीबत बन सकती है और इसीलिए उन्होंने भारतीयों को विश्वास में लाने के लिए यह एक्ट लाया। इस एक्ट की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहली है, केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर एवं उन्हें पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूचियों के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया, लेकिन सरकार का ढांचा केंद्रीय और एकात्मक ही बना रहा फिर भी। दूसरी विशेषता है कि प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना। इसने प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में विभाजित किया, हस्तांतरित और आरक्षित विषय। हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन होता था और उस कार्य में वह उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो कि विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। दूसरी ओर आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। शासन की इस दोहरी व्यवस्था को ही द्वैत शासन कहा गया। हालांकि यह जो व्यवस्था है वो काफ़ी हद तक असफल ही रही। तीसरी विशेषता इस एक्ट की कि इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था यानी राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया। दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाता था। चौथी, इसके अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर के 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया। इस कानून ने संपत्ति, कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया और इस कानून ने लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया और अब तक भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को उच्चायुक्त को स्थानांतरित कर दिया। 8वीं इसकी विशेषता है कि इसने एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया और इसीलिए 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया।
इस एक्ट के द्वारा एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य 10 साल बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। अब हम यह देखेंगे कि इस जो एक्ट का इम्पैक्ट क्या रहा, अर्थात 1919 के अधिनियम का प्रभाव। 1919 का अधिनियम पूर्वावस्था से आगे वाला चरण था और इससे मताधिकार में विस्तार हुआ, प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था भी हुई। लेकिन यह अधिनियम इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि इससे भारतीयों को आंशिक रूप से तो राजनीति सहभागिता का अवसर प्राप्त हुआ एवं शासन के काम काज का जो अनुभव प्राप्त हुआ यहाँ के लोगों को। और जैसे कि प्रोफेसर श्रीनिवासन के शब्दों में हम जान सकते हैं कि 1919 का जो एक्ट है उसके द्वारा ब्रिटिश अधिकारियों ने भारतीयों में संसदीय शासन प्रारंभ करने का वचन दिया। इसी अधिनियम द्वारा उत्तरदायी शासन आंशिक रूप से प्रारंभ हुआ, जिसके क्रम से ही 1947 में राजनीतिक जो स्वतंत्रता हमें प्राप्त हुई। किंतु यह एक्ट अनेक गंभीर दोषों से भी ग्रस्त था। राष्ट्रीय दृष्टिकोण से इस एक्ट में 3 प्रमुख त्रुटियां थी। पहली, केंद्र में आंशिक रूप से उत्तरदायी सरकार का अभाव था। दूसरी, प्रत्यक्ष मताधिकार को और भी ज़्यादा सुदृढ़ किया गया, जो 1909 के अधिनियम के द्वारा जिसकी व्यवस्था की गई थी, आगे जाके इस एक्ट में और भी ज़्यादा उसे मजबूत कर दिया गया। और प्रांतों में द्वैत शासन का लागू करना जटिल एवं उलझा हुआ कार्य था। केंद्र में कार्यपालिका को निरंकुश बनाए रखा गया। 1919 के जो एक्ट की सर्वाधिक अव्यवहारिक जो व्यवस्था प्रांतों में द्वैत शासन संबंधी प्रावधान था। 1 अप्रैल 1921 को प्रारंभ की गई द्वैत शासन प्रणाली 1 अप्रैल 1937 तक चलती रही। इस प्रणाली में मंत्रियों का विधान परिषद एवं गवर्नर के प्रति दोहरा उत्तरदायित्व, विषयों का जो दोषपूर्ण विभाजन, महत्वपूर्ण एवं वित्त संबंधी मामलों को आरक्षित विषयों के रूप में रखा जाना, मंत्रियों में सामूहिक उत्तरदायित्व के अभाव से यह प्रणाली त्रुटिपूर्ण एवं अव्यवहारिक थी। इसी कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1909 के जो अधिनियम था उसको निराशाजनक व असंतोषप्रद की संज्ञा दी। जबकि जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने कहा कि 1919 के भारत सरकार एक्ट ने जनता के लिए नवीन बंधन गढ़ दिए हैं। थैंक यू सो मच।